नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। किसान व बागवान भाई बहनों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा। दर्शकों, हमारे अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और ना सिर्फ अपने ही लिए बल्कि हमारे लिए भी, ताकि हमें कभी भोजन की कमी महसूस ना हो। इसीलिए हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए जिसका आप लाभ उठा सकें। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस विषय पर आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे वो है आधुनिक तकनीक द्वारा कृषि में स्वरोजगार। दर्शकों, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसमें कृषि और कृषि उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से स्वरोजगार और रोजगार में के इसमें क्या अवसर है, आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे रिटायर्ड कर्नल विनय खोसला जी से, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। विनय खोसला जी, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गरिमा जी। विनय जी, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, रिटायर्ड कर्नल विनय खोसला, ये फौज से कृषि की ओर आपका रुझान किस तरह से हुआ और किस तरह से आप एक प्रगतिशील किसान, अगर हम आज आपको कहें तो गलत नहीं होगा, तो किस तरह से आपका ये सफ़र तय हुआ है? गरिमा जी, 25 साल आर्मी में जॉब करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शंस थी कि एक तो था बैक टू रूट्स, अपने स्टेट की तरफ चलें, और उस श्रेणी में मैं हिमाचल में बीड़ मिलिंग में टूरिज़्म के लिहाज से कुछ ज़मीन हमने ली थी जी। उसके बाद जब कोरोना का काल चला तो हमें इसका एक बार फिर से आंकलन करना पड़ा और सोचना पड़ा कि क्या ये सही रहेगा। उसी सिलसिले में फिर हमने कांगड़ा में, ज़िला कांगड़ा में नगरोटा बागवान के पास कुछ लैंड बैंक ख़रीदा और ये सोचा कि बागवानी एक ऐसी जो एक्टिविटी है, एक पॉजिटिविटी भी है और आप रूट से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहने का भी एक आपको अवसर देती है। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने जब भी बीच बीच में घर में आना होता था तो देखते थे कि बहुत सारे लोग जिनके पास ज़मीनें भी हैं लेकिन वो ज़मीनों में अपना कामकाज छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। मिसाल के तौर पे जितने भी आपके एक्टिविटीज़ खेती बाड़ी को लेके होती है, चाहे वो खेती जो पुराने हिसाब से होती है, पशुपालन हो जी, या और जितने भी काम हैं खेती के, वो छोड़कर नौकरी की तलाश में वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। उसी सिलसिले में मैंने कहा कि अगर हम वापस गांव की तरफ अगर चलें और वहाँ पर एक मिसाल दें कि अगर हम कर सकते हैं, जिनका पेशा ये नहीं रहा है, तो क्यों ना बाकी बागवान भी इस चीज़ को चलाएं और एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमारे पास इतनी कोई सीख नहीं थी, उस सीख को हमने इन्हीं लोगों से सीखा है और कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो भी सीख मिली उसको मिलजुल कर हमने सोचा कि अगर चलेंगे तो शायद ये चीज़, ये पलायन और फिर से हम अपने प्रदेश को हरा भरा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सफ़र की शुरुआत तो आपने की और इस सफ़र में हम मानते हैं कि आपको कुछ चुनौतियां भी ज़रूर आई होंगी। तो ये फ़ौज से कृषि तक का जो सफ़र रहा है, इसमें आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन समस्याओं के हल के बारे में भी अगर पता चल जाए तो हमारे किसान बागवान भाई बहनों की भी मदद हो जाएगी। देखिए, कोई भी काम, जो नया काम होता है, उसको शुरू करने में परेशानियां तो आएंगी जी, लेकिन साथ साथ में एक क्योंकि मैं ऐसी बैकग्राउंड से भी हूँ, कहीं भी कोई परेशानी आती है, मना किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, वो काम होना ही होना है। उस जज्बे के साथ हम चले और शुरुआत में परेशानियाँ बहुत आईं, क्योंकि जो ज़मीन थी, एक तो सूखे इलाके में, जो चंगर इलाका बोलते हैं, उसमें थी जी। उस चंगर इलाके में ज़मीन में पानी की कमी होती है। दूसरा होता है कि आवारा पशु और जो जंगली जानवर होते हैं, उनका प्रकोप रहता है, उससे भी जूझना पड़ा।
लेकिन साथ ही साथ में हर समस्या का ये भी बता दूं कि जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर उन्होंने हमें एक जो रेन फेड नाला है उसमें चेक डैम बनाने की मदद करी। वो बनाने से हमने कलेक्शन टैंक बनाकर पानी का जो सोर्स है वो हमने टैप किया, तो वो पहली समस्या पानी की हल हुई। उसके बाद जो प्रकोप था जानवरों का, उनकी मार के लिए हमने जब डिपार्टमेंट से बातचीत करी तो हमें पता चला कि सोलर इलेक्ट्रिक फेंस एक ऐसी फेंस है जिससे कि आपका 4 फुट तक तो कोई भी ज़मीन पर चलने वाला जानवर और उछल कूद करने वाले जैसे बंदर आदि, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फेंस लगी होती है वो उससे उसकी मार से बचा जा सकता है जी। उसके बाद सिर्फ बचते हैं पंछी। उसके लिए भी आपका हेल नेट जो है वो भी एंटी हेल नेट वो भी आपका पंछियों से भी क्रॉप को या आपके बाग को बचा सकता है। तो ये तो थी, और कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी की, जो आजकल पंचायतों के थ्रू या कहीं भी आपके लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, एंड तक आपका जो कनेक्टिविटी है वो भी देने में वो मदद करते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स थी वो हमने सबसे पहले इनको इवन पहला पौधा लगाने से पहले उसकी खेत संरक्षण योजना या सोलर लिफ्ट जो सिंचाई योजना है, ये सारी योजनाएं इनका हमने लाभ उठाया और पूरी इस इलाके को हमने फेंसिंग करके और इन चीज़ों से बचाया जी। ये प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, इन सब के मिले जुले कार्य से हमारा ये काम हो पाया। डॉक्टर विनय खोसला जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप ये सारे समाधान बता रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से उपलब्ध हुई? देखिए, शुरू में मैंने कुछ जो ये सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही एक सब फॉर्म है, उनसे बातचीत करी तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट करके हमारे यहाँ भेजा। उन्होंने पूरा जायज़ा लिया, जगह का निरीक्षण किया, सॉइल की जो आपकी क्वालिटी है, चेक डैम कहाँ बन सकता है, किस तरह का स्ट्रेटा वहाँ पर है, वो सारी चीज़ उन्होंने देख रेख करते हुए उसके बाद में हमें सजेस्ट किया। और उसमें सजेस्ट ही नहीं किया, पूरा का पूरा जो उसमें खर्चा आया वो भी सरकार की तरफ से एक सब्सिडाइज्ड उसमें हमें मिला। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हर ब्लॉक में ये दफ्तर होता है, आप वहाँ जाकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी जगह पर इनको रिक्वेस्ट करके ले जाया जा सकता है। और ये जो मेरा अभी तक 2 साल का 2.5 साल का सफ़र है, इसमें मेरा तजुर्बा ये है कि कोई भी ऑफिशियल जितने भी हैं वो हर कोई आपको अपना नॉलेज अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। उसमें कहीं भी हमें 2 बार किसी भी चीज़ के लिए रिमाइंड कराने की या याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने भरपूर हमारा सहयोग दिया है जी। ज़रूरत है तो सिर्फ पूछने की है। विनय जी, हम आपसे, जैसे आपको हम प्रगतिशील किसान कह रहे हैं, तो हम आपकी खेती बाड़ी के बारे में भी जानना चाहेंगे। इस समय आपने किन किन फसल का आप उत्पादन कर रहे हैं और किस तरह से ये चल रहा है? देखिए, खेती से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने एक तरह से हमारे मन में था कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें। हम सिर्फ रूरल जो एक एरिया में खेती बाड़ी धान गेहूं की होती है वो नहीं, हम सब्जियों के उत्पादन में भी हम जो कहते हैं अगेती और पछेती किस्में जो होती हैं उनको उगाएं। उनको उगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में जानकारी लें। ये जानकारी हमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में जानकारी देते हैं, वहाँ एक कैप्सूल चलता है, 4 या 6 दिन का ये कैप्सूल चलता है, वो हमने अटेंड किया। उसमें पूरा कि शुरू से एंड तक कि आप क्या क्या इसमें देखरेख करेंगे, किस तरह से इसको बनवाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप उसमें ध्यान रखते हुए उनसे ये काम करवाएंगे, ये सारी चीज़ें वो जानकारी देते हैं। और उसके अलावा क्या क्या बीज हैं, किस तरह का उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, किस इलाके में होना चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको उस ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। और उसके बाद आप उसमें
इन फसलों का उगाने का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा हमने जो डाइवर्सिफिकेशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सारा साल सब्जियाँ पॉली हाउस में लगाने के बाद आपके पास वक्त और भी होता है जब आप बागवानी, आप बगीचा अपना तैयार कर सकते हैं। हर किसी के पास अलग अलग लेवल का लैंड बैंक हो सकता है, आपकी ज़मीन कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो आपके पास, जिनके पास ज़मीन है वो तरह तरह की किस्मों के पौधे लगा सकते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि जो सॉइल कंजर्वेशन में जो सॉइल टेस्ट होता है वो एक ज़रूरी चीज़ है। आप उसको, सॉइल की क्या क्वालिटी है उसको देखते हुए वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये पौधे आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, वो ज़रूर करवाएं। उसके साथ साथ आपकी जो पॉली हाउस की क्षमता के अनुसार और आपकी ज़मीन के समतल है या नहीं है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका ना हो, उसके मुताबिक आप पॉली हाउस अलग अलग साइज़ के 105, 252, 500 स्क्वायर मीटर अलग अलग साइज़ के हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आप इनको लगा के उसमें भी खेती का लाभ उठा सकते हैं। तो ये हैं जो सब्ज़ी या बाकी जो आपकी बागवानी है उसको आप करके आप अपना एक अपना रोज़गार आप चला सकते हैं। जी विनय जी, रिटायरमेंट के बाद आपने जैसा कहा आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे, आपके पास विकल्प थे, लेकिन आपने फिर भी कृषि को चुना। तो ये कृषि को चुनने के पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या वजह थी, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहली चीज़ थी कि आप ज़मीन से जुड़े हुए रहने की अगर कोई कार्रवाई है तो वो खेती है जी। वो एक मन में था कि कहीं ना कहीं खेती या ज़मीन से जुड़े रहने की एक ख्वाहिश थी। वो पूरा करने के लिए जो बाकी विकल्प थे, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो या टूरिज़्म का हो, वहाँ थोड़ा एक कैश इंटेंसिव था क्योंकि पैसा उसमें बहुत ज़्यादा लगना था। दूसरा ये था कि हम किसी तरह से हम कुछ वर्टिकल्स जो खेतीबाड़ी की होती हैं उनको एक ही जगह पर करें। मिसाल के तौर पर एक जगह पर आप बागवानी कर सकते हैं, आप नॉर्मल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इन्हीं सब्जियों को आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं या जो बागवानी के बाद जो आपकी फसल है उसको आप वैल्यू एडिशन करके उसका, जैसे मिसाल के तौर पे अचार, जैम्स और ये सब बनाने का एक छोटा उद्योग लगा सकते हैं। उसके अलावा आप बी कीपिंग, जैसा कि मैं इसमें सोच रहा हूँ करने का, आप पशुपालन कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इतना बागवानी करेंगे तो आपको खाद की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपको पशुपालन ज़रूरी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो सारी क्रियाएं आप एक ही जगह पर कर सकते हैं और उससे आपको हर स्ट्रीम से आपको कुछ ना कुछ आर्थिक फ़ायदा ज़रूर होगा। सो ये एक चीज़ थी जो जिसको हमने सोचा कि बाकियों की बनिस्बत हमें खेतीबाड़ी में बहुत सारी और एक्टिविटीज़ करने का भी मौका मिलेगा, तो इसलिए हमने खेतीबाड़ी चुनी। जी, आपने विनय जी आपने बात की पॉली हाउस की और सोलर फेंसिंग की, तो आप अपने कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान बागवान भाई बहन भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आधुनिक तकनीक का हम कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या महत्व रहता है कृषि में। देखिए, जो पुरानी खेती होती थी हमारे शहरों में, गाँव में कूलें होती थी, उनसे सिंचाई होती थी, जो आज जगह जगह पर आप देखेंगे कि ये ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ती जा रही है और ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती जा रही हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ पानी के सोर्स ऐसे टैप करें और उनको हम परमानेंट इस तरह से बनाएं कि आपको सारा साल पानी की ज़रूरत हो। जैसे कि पानी की आवश्यकता तो सारे चीज़ों, कई एक्टिविटीज़ के लिए है, कृषि में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आधुनिक तकनीक हैं जैसे कि आपकी टपक विधि जो कहते हैं, जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है, उसको अगर अपनाएंगे तो पानी की एक तो ज़रूरत कम होगी और दूसरा जितनी मात्रा में पौधे को पानी चाहिए उतनी ही मात्रा में पानी जाएगा। जो वेस्टेज होगी पानी की वो ख़त्म होगी। तो उसका मतलब ये है कि जितनी आपको पानी आपके पास अवेलेबल है उसी पानी से आप ज़्यादा सिंचाई कर पाएंगे। तो एक तो ये आधुनिकीकरण हो गया। दूसरा है कि आप नॉर्मल खेती जो आप बाहर करते हैं जिसमें जो मौसम का जो मार है वो होती है,
वो उसको बचाने के लिए आपकी पॉली हाउस फार्मिंग हो सकती है। पॉली हाउस फार्मिंग में भी आपकी एक नॉर्मल पॉली हाउस है जिसमें आप सॉइल कल्टीवेशन करते हैं, उसके आगे आपके हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स आ जाता है, जो कि आप डिफरेंट मीडियम में, जैसे आप कोकोपीट होता है या वर्मिकुलाइट और ये चीज़ें होती हैं, इनमें आप अपनी खेती करते हैं या पौधारोपण करते हैं। और बाकी है जैसे सिंचाई की विधि मैंने बताया, पानी आपको पहले फिजिकली जो ले जाना पड़ता था, उठाकर ले जाना पड़ता था, वो आप अब सोलर लिफ्ट इरिगेशन से आप किसी ऊंची जगह पर, अगर आपकी समतल ज़मीन नहीं है, वहाँ ले जाकर वहाँ से आपका ग्रेविटी से पानी नीचे आ सकता है। तो ये हो गया। उसके अलावा जो आपकी, जैसे मैंने बताया कि सिंचाई आपका संरक्षण जो है खेत का, वो आपकी सोलर फेंसिंग से हो सकता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करता है, उससे आपको मदद मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें आपको वो मदद भी करते हैं और फंड भी एलोकेट कराते हैं कि आपको सब्सिडी टाइम पर मिल जाए। उसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आपका बीज है, किस तरह का बीज आप लगाएं, पॉली हाउस के अंदर किस तरह का लगाना है, बाहर लगाना है तो किस तरह का लगाना है, ये सब आपको जानकारी जो भी आपके किसान विकास केंद्र हैं वहाँ पर मिल जाती है। आपके ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों की, खादों की, ये सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और उनके बारे में जानकारी, या इवन जो आपके कई बार बीमारियां लगती हैं उनके बारे में भी आप, आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, जब आप उनके पास फ़ोटोग्राफ भेजते हैं कि मेरे पौधे में, मेरे सब्ज़ी में ये चीज़ की दिक्कत आ रही है, वो उसकी भी कोई ना कोई आपको जो पॉसिबिलिटी है कि ये किया जा सकता है, वो ज़रूर बताते हैं। मेरा ये तजुर्बा रहा है और अभी तक जो सफ़र है उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आई है। जी विनय जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे किसान बागवान भाई बहन हैं, उनकी अक्सर ये समस्या रहती है कि जैसे सोलर फेंसिंग की हम बात कर रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो वो इन संसाधनों को किस तरह से जुटा सकते हैं, कुछ मिलकर के वो कर सकते हैं, कुछ ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है जिसके बारे में हमारे किसान बागवान भाई बहन जान सकते हैं? बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि जैसे आप कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं, जिन लोगों के खेत आसपास में लगे हुए होते हैं, वो 3 या 5 लोग अपनी एक कम्युनिटी बनाकर उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जब वो लोग एक साथ जुड़ के एक कम्युनिटी बनाकर, वो कम्युनिटी बनाने के लिए भी डिपार्टमेंट आपको मदद करता है, उसमें भी वो आपको पूरे जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें भी मदद करते हैं, और उस चीज़ में आपको कम से कम 5 या 10% सब्सिडी की जो मात्रा है वो भी अधिक होती है, बजाय कि आप अकेले काम करें। उसमें सिर्फ ये होता है कि अलग अलग खेत का संरक्षण नहीं होगा, आपके 3 या 5 लोगों के जो खेत हैं उसको साथ में एक साथ जोड़ के, इकट्ठा करके उनको पूरा फेंसिंग या बाकी भी चीज़ें जो हैं वो कर दी जाती हैं। तो इसके लिए उनको जो ब्लॉक में जाते हैं, जिनके साथ में आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो हर ब्लॉक में हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या सॉइल कंजर्वेशन में हैं, ये सभी लोग, या जिस तरह से वेटनरी हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स हैं, ये सब एक तरह से ये क्लिनिक्स आपके कह लीजिए, ये सब जगह अवेलेबल हैं और ये बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर उस वक्त नहीं भी अवेलेबल होती है तो ये पता करके, क्योंकि हमारे पास तो हर जगह, शिमला ले लीजिए या पालमपुर ले लीजिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा हमारे लिए इसका फ़ायदेमंद जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ CSIR, IHBTs, कहीं भी आप चले जाएं, वो नॉलेज, जो भी उनके पास नॉलेज है वो बांटने के लिए कोई भी मना नहीं करता। आप सिर्फ दिक्कत लेके जाइए, समाधान कोई ना कोई वो निकाल के ज़रूर देंगे। जी विनय जी, आजकल जैविक खेती के बारे में हम सब बहुत बात करते हैं, बहुत हमारे किसानों को बढ़ावा भी देने की बात करते हैं कि किस तरह से जैविक खेती की जाए। तो जैविक कृषि में विकास और रोज़गार के क्या अवसर है, इस बारे में हमारे किसानों को आप कुछ बताएं। देखिए, जैविक खेती आगे आने वाले कल में ये एक मेन खेती होगी, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा कि कितना हमारी जागरूकता जो मिलावट है उसके खिलाफ बढ़ी है। आप हर चीज़, हर आदमी चाहता है कि हमें बिना मिलावट का दूध, बिना मिलावट की सब्जियां, उसमें कोई केमिकल स्प्रे ना हुआ हो, ये सारी चीज़ें हमें मिलें।
लेकिन मिलेंगी तभी जब हमारे किसान उगाएंगे उसको। उगाएंगे तभी जब उसके लिए हमारे पास एक मार्केट होगी। और सबसे उसमें ये चीज़ है कि जब हम उगाएंगे, शुरुआत में ज़रूर दिक्कत आ सकती है, भले ही वो रेट में हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जैविक खेती है वो किसान के लिए, जो आम किसान है, उसके लिए फ़ायदेमंद इस तरह से है कि जो आपका फर्टिलाइज़र में या जो केमिकल स्प्रेज जो आप कर रहे हैं, जो कीटनाशक या जो आपके बाकी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो आप स्प्रे करते हैं, उसके लिए जो आप खर्चा करते हैं उसके आधे खर्चे में आपकी जैविक खेती हो जाती है, जिसमें कि आप जो गोबर की खाद है, जो FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे इसमें एक और नई स्कीम आई है जिसके साथ आपका पशुपालन और जो खेती बाड़ी है उसको साथ में चलाने की, जिसको कि ZBNF या SPNF, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से भी जाना जाता है। इन चीज़ों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें आपको जो नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, और उसके साथ में जैसे जीवामृत बनाना वो भी सिखाते हैं, साथ साथ में पशुपालन के बारे में भी सिखाते हैं, और आप उसी चीज़ को, उसी बाई प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खेती में, तो आपको ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो इतने महंगे हैं उसको इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप जैविक खेती कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और दूसरा ये कि आपकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो कीमत है वो उसके आधे या उससे भी कम में आप अपनी खेती कर रहे हैं। और पशुपालन से जो आपके फ़ायदे हैं, वो चाहे वो दूध के लिए हो या बकरी पालन हो या कुछ भी हो, वो आपको वैसे भी फ़ायदा देता है। जी विनय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के साथ साझा की। तो आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो भी एक प्रगतिशील किसान बन सके? देखिए, प्रगति के लिए मेरा मानना है कि सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपके मन में एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं, जो कि बिल्कुल इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हर किसी के लिए आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खेती बाड़ी जो है हमारे खून में है। पुराने टाइम से हम हमारे जो पूर्वज हैं खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए, हमारी एक एग्रेरियन सोसाइटी है और खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए सब लोग हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे DNA में खेती बाड़ी है, और इसको छोड़कर बाकी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि इस चीज़ को इतना बढ़ावा दें कि इसी में हम रोज़गार, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आजकल IIT और IIM से पास आउट लोग जो हैं वो भी खेती बाड़ी की तरफ रुझान किए हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो छोटी मोटी नौकरियों के लिए अपने घर बार, अपनी ज़मीनें छोड़कर जो पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, वो इसको रोकें। कहीं ना कहीं इस चीज़ को शुरुआत एक करें, और धीरे धीरे करके, ये 1 साल में 2 साल में होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम लगे रहेंगे तो इसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स, बहुत सारे हमारे सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं हमारी घरों की। और घर की अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो शहर की होगी, शहर की होगी तो प्रदेश की होगी, प्रदेश की होगी तो देश की भी होगी। जी बिल्कुल विनय जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान बागवान भाई बहनों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज दी गई जानकारी से आप सभी लाभान्वित होंगे। अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का, दीजिए अनुमति। नमस्कार।